सभी बच्चों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा आवेश की जो हमने सीरीज पढ़ी थी उससे संबंधित थोड़ी सी बातें करेंगे। और वो बातें ये है कि जैसा कि हमने आवेश को पूरी तरह से पढ़ लिया है, लेकिन इस आवेश पर जो स्टडी होती है वो 3 अलग अलग प्रकार से की जाती है और जिसमें आपका 12 का फिजिक्स कंप्लीट हो जाता है। तो मैं 1 बाय 1 समझाता हूँ कि उस आवेश को जो हमने अभी तक इतने लेक्चर में पढ़ा है उसको अब 3 अलग अलग भाग में अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है। जिसमें से जो पहला है यहाँ पर आप देख सकते हो कि आवेश को स्थिर अवस्था में पढ़ना है। फिर दूसरे में क्या होता है कि उसी आवेश को जब पढ़ना है जब वो एक समान वेग से गतिमान हो। और तीसरे में कब पढ़ना है जब आवेश त्वरित हो, यानी वो उसका एक्सेलरेशन या त्वरण हो रहा हो। तो आप समझेंगे कि जब आवेश स्थिर होता है तो उसको स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं, यानी रुके हुए आवेश पर स्टडी करना। तो जब रुके हुए आवेश पर स्टडी होती है ना तो उसके लिए हमने एक नाम दिया है जिसको कहते हैं स्थिर वैद्युत, या इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके 2 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 यानी आपका जो पहला चैप्टर है वो अध्याय, और दूसरा अगर आप पहले और दूसरे को अगर पढ़ेंगे 12 के फिजिक्स को तो उसमें आपका जो आवेश है वो कैसा रहेगा, स्थिर अवस्था में। कैसे, जैसे एक पेन को बालों में रब किया, अब उसमें आवेश तो आ चुका है लेकिन वो कहीं जा नहीं रहा है, वो रुका हुआ है, उसी में स्थिर हो गया है, इसलिए इसका नाम है स्थिर वैद्युत। यानी रुके हुए आवेश पर स्टडी करने के लिए आपके पास 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। अच्छा, जब आवेश गतिमान हो या एक समान गति से चल रहा हो तो उसमें आपका चैप्टर 3 से 7 तक के सारे आ जाएंगे। और जब आवेश त्वरित हो रहा हो तो आपका चैप्टर नंबर 8वां आएगा, यानी अध्याय 8वां आएगा। तो आप देखेंगे कि 1 से लगा के 8 तक यानी आपके 8 चैप्टर जो हैं वो केवल आवेश पर ही बने हुए हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ से हम अब पहला अध्याय उठाते हैं जिसका नाम है स्थिर वैद्युत। और उस स्थिर वैद्युत को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है। स्थिर वैद्युत क्या होता है कि वो भौतिकी की वह शाखा होती है जिसमें किसी स्थिर या रुके हुए आवेश पर अध्ययन या स्टडी की जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम पहला जो चैप्टर अपना है उसको हम समझते हैं। और इसमें पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा कूलम का नियम, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है इस पहले चैप्टर का, यानी इस चैप्टर की जान है। अगर आपको ये टॉपिक आता है तो समझ लीजिए आपका पहला चैप्टर सफल हो गया है। यानी पहला चैप्टर कौन है, स्थिर वैद्युत। क्या मतलब होता है, जब आवेश कैसा हो, रुका हुआ हो। तो रुके हुए आवेश के लिए हम बात करने वाले हैं, जिसमें जो कूलम नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या किया था, सन 1785 में अपने जो कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रयोग किए थे, और उन्होंने एक नियम दिया था जिसका नाम है कूलम का नियम या कूलम्स लॉ। जिसमें ये बताया गया है, मान लीजिए कि आपके पास 2 आवेश हैं, वो 2 आवेश हैं। अब वो 2 आवेश प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं। एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है, या पहला वाला माइनस हो सकता है या दूसरा वाला माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर लाइन को समझना, ये ब्लू वाली 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। देखो, आकर्षण कब, जब प्लस माइनस हो, प्रतिकर्षण कब, जब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि अगर हम 2 आवेशों की बात करें, अगर आपके पास 2 आवेश है, पहला Q1 और दूसरा Q2, इनके बीच कितना बल कार्य करेगा, इनके बीच कितना बल लगेगा, उनका एक गणितीय रूप किसने दिया है, कूलम नाम के वैज्ञानिक ने। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कूलम का क्या योगदान है तो क्या बताएंगे कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का गणितीय रूप उन्होंने बताया है। तो उन्होंने उस नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो 2 बिंदु आवेश कौन कौन है, Q1 और Q2 है, के मध्य लगने वाला बल कौन सा हो जाएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो उसको हमने F से दर्शाया है। उन दोनों आवेशों के परिमाण मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल, यानी वो जो उनके बीच में बल लग रहा है ना, बल का नाम हमने क्या रख दिया, F। तो समझो यहाँ पर माना 2 बिंदु आवेश कौन है, Q1 और Q2 है, एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हैं, r दूरी पर रखे हैं, और उनके बीच लगने वाला जो बल है वो F है। और कूलम के नियमानुसार वो जो बल F होगा वो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होगा किसका, पहली लाइन लिखी है उनके परिमाण के गुणनफल के, यानी परिमाण कौन है, Q1 Q2, तो उनका गुणनफल यानी गुणा, तो गुणनफल के समानुपाती हो गया वो बल। और दूसरी लाइन में बोला है कि वही बल जो होगा वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब उनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, तो उनके वर्ग, ये देखो व्युत्क्रमानुपाती यानी 1 के बटे में लिखी जाएगी वो चीज़। सीधी सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, व्युत्क्रमानुपाती का उपयोग कब किया जाता है, जब एक चीज़ बढ़े और दूसरी कम हो जाए। तो अगर मान लीजिए
आर को मैं अगर बढ़ा रहा हूँ, यानी दो आवेशों के बीच की दूरी को अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, तो इनके बीच लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी जो बल है F वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती किसके साथ, आर के साथ। यानी अगर आप आर बढ़ाओगे तो एफ क्या हो जाएगा, कम। लेकिन रुकिए, यहाँ पर वर्ग भी आएगा, तभी ये समीकरण जो है जो उनके प्रयोग थे उसमें सफल हो रही थी, अदरवाइज गलत जा रही थी। इसलिए कहते हैं कि कूलम का जो नियम होता है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम को भी फॉलो करता है। अब दो समीकरण हमने बना लिए, पहला समीकरण और ये रहा दूसरा समीकरण। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। कंबाइन कैसे करेंगे, हम दोनों को लिखेंगे एक साथ। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की सहायता से हमने यहाँ पर एक इक्वेशन ये वाली बना ली। यहाँ पर दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर दो जो थे हमारे पास उन दोनों को हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करने से हमारे पास ये समीकरण बन गई, है ना। तो अब यहाँ पर ये किसका चिन्ह है, ये समानुपाती का चिन्ह है। इस समानुपाती के चिन्ह को हमें हमेशा हटाना पड़ता है। तो जैसे ही हटाऊंगा तो यहाँ एक बराबर का चिन्ह लगेगा, और जब भी कोई बराबर का चिन्ह लगता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट यानी एक क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा नियतांक। याद रखिएगा ये क्या है, नियतांक है। तो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो k होता है वो क्या है, एक नियतांक है जिसका मान किस पर निर्भर करता है, आवेशों के बीच के माध्यम पर। यानी ऐसे समझो, ये जो दो आवेश हमने अभी देखे थे इनके बीच में अभी अगर शुरुआत में मान लीजिए वायु है, तो वायु होने की वजह से इनके बीच में लगने वाला बल मान लो 20 न्यूटन है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को उठाऊं और वायु की बजाय इसको हमने किसी और मीडियम यानी किसी और माध्यम में रख दिया जिसका नाम है, सपोज करो ऑयल है यानी तेल में रख दिया। अब देखो दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है, अब पहले वायु था और अब कितना हो गया, तेल हो गया। तो इसके आने से उनके बीच पहले जो बल था कितना था, 20। अब जरूरी नहीं है कि वो 20 ही रहेगा, माध्यम बदल गया है। माध्यम के बदलने से वो बल का मान या तो बढ़ सकता है या तो कम होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे अधिकतम मान जो होगा बल का वो वायु या निर्वात में ही होगा। यानी वायु में अगर 20 है तो बाकी अदर मीडियम या बाकी अदर माध्यम में हमेशा कम होगा। तो हम मान सकते हैं कि 18 न्यूटन होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये k इसी प्रकार से काम करता है कि वो माध्यम पर निर्भर करता है तथा मापन की पद्धति पर भी निर्भर करता है। यानी k का जो मान होता है वो SI पद्धति में k का मान अलग होता है और CGS पद्धति में k का मान अलग होता है। तो एक के बाद एक हम समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे SI पद्धति में, सिस्टम इंटरनेशनल, है ना। इसमें हम देखते हैं कि यदि दो आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो तो k का मान कितना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर k का मान कितना आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहाँ नई टर्म आ गई, आपको सीखना पड़ेगी उसको। एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली एक नई टर्म आ गई। अब इसको क्या कहते हैं, इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, इसको कहते हैं कि निर्वात की पारगम्यता या निर्वात की विद्युतशीलता। अब विद्युतशीलता एक नई चीज आई है, इस शब्द को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। विद्युतशीलता, इसको एप्सिलॉन से दर्शाया जाता है। किससे, एप्सिलॉन, ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, एप्सिलॉन और ये जीरो जो लिखा है इसको नॉट पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। यानी आप ऐसे समझो कि अगर दो आवेश किसी एक माध्यम में रखे हैं तो वो एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे वो माध्यम की विद्युतशीलता डिसाइड करेगी। यानी वो निर्णय लेगी कि इन दोनों को एक दूसरे पर कितना बल लगाने देना है या कितना बल नहीं लगाने देना है। जैसे समझो हवा की जो विद्युतशीलता होती है वो अदर मीडियम से हमेशा कम होगी। यानी अगर हवा की मैं बात करूं और केरोसिन की बात करूं तो आप देखेंगे कि केरोसिन की जो विद्युतशीलता होगी वो ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा का मतलब ये है कि उसमें जो उसका मान होता है एप्सिलॉन का मान वो ज़्यादा होगा। अब सोचो यहाँ पर अगर वो मान ज़्यादा होगा तो k का मान क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है k के साथ। अब जब k का मान कम होगा तो जो हमारा समीकरण था यहाँ इसका मान कम हो जाएगा, और जब इसका मान कम होगा तो बल का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी किसी माध्यम में वायु या निर्वात को छोड़ के कितने भी दुनिया में माध्यम हो जाए उनमें हमेशा एप्सिलॉन का जो मान है वो बढ़ेगा, उस प्रकार k का मान जो है वो कम हो जाएगा। और अगर k का मान कम होगा तो उन दो आवेशों के बीच लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने समझा दिया है। अब k का वैसे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नॉट हमेशा किसके लिए लगाना है आपको, निर्वात के लिए, है ना। देखो ये किसके लिए है, ये हो जाएगा निर्वात के लिए, लेकिन ये किसके लिए होगा, ये किसी अदर माध्यम के लिए, यानी किसी दूसरे माध्यम के लिए बात कर रहे हैं हम। इसके लिए बात कर रहे हैं हम किसी दूसरे माध्यम के लिए, है ना। तो जब भी नॉट्स लग जाए, जीरो लग जाए, तो वो निर्वात है, आपको देख के पता लगा लेना है, ठीक है। अब वो समीकरण जो हमारे पास तीसरा था उसमें k का मान कुछ इस प्रकार, ये वाला उठा के हमने जैसे ही रखा तो f का जो मान है वो कुछ इस प्रकार से समीकरण 4 बन जाता है। यानी k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नॉट यानी हवा की बात कर रहा हूँ, Q1 Q2 और R स्क्वायर वैसा का वैसा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वो जो एप्सिलॉन था ना, जिसको हम क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, वो विद्युतशीलता का मात्रक निकालना पड़ेगा। उसका मात्रक होता है, ऐसा नहीं है कि उसका मात्रक नहीं होगा, तो उसका मात्रक हम इसी समीकरण के उपयोग से निकालेंगे। जैसे एप्सिलॉन को उठा के मैं f की जगह ले आऊँ और f को उठा के एप्सिलॉन की जगह ले आऊँ, तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार बन जाएगा। यहाँ देखो, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर 1 का तो कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि वो नंबर है, 4 का भी नहीं होगा क्योंकि वो नंबर है, और पाई का भी नहीं होगा क्योंकि वो फिक्स होता है, यानी ये तो एक नियतांक हो गया, इसका कोई मात्रक नहीं होता। लेकिन Q1 कौन है, Q1 तो बेसिकली आवेश है, तो आवेश के लिए कूलम होता है, Q2 भी आवेश है तो कूलम होगा, बटे में यहाँ न्यूटन आ जाएगा बल के लिए, और दूरी के लिए मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मात्रक बना वो क्या बना, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया मात्रक। अब इसका जो मान होता है वो फिक्स होता है, जो कि आपको याद रखना है। वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन का जो मान होता है वो होता है 8.854 गुणा 10⁻12। अब मात्रक हम निकाल चुके हैं, तो इस हिसाब से एप्सिलॉन यानी हवा के लिए इसका मान और मात्रक कुछ इस प्रकार हम यहाँ से समझ सकते हैं। इसी प्रकार मैंने साइड में क्या किया है, इसका एक विमित सूत्र भी निकाल के दिया है। तो विमित सूत्र कहाँ से निकालेंगे, उसका जो मात्रक है उसी से निकालेंगे। मात्रक हमने फिर से यहाँ लिख दिया। अच्छा, सी क्या होता है, ये कूलम के लिए होता है, और कूलम यानी चार्ज यानी आवेश, और आवेश का जो विमित सूत्र होता है वो 80 होता है। चूँकि यहाँ वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग आएगा, बटे में बल है, बल का विमित सूत्र होता है MLT-2, मैंने डायरेक्ट रखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और m क्या है, यहाँ दूरी है, यानी मीटर के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ लंबाई का वर्ग आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब मैं सॉल्व करूंगा तो एप्सिलॉन का जो विमित सूत्र होगा वो हो जाएगा m-1 L-3 T4 और a का वर्ग। इस प्रकार से यहाँ पर हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या, k का मान कितना होता है, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा अभी जस्ट अपन ने एप्सिलॉन की वैल्यू को पढ़ा था, वो वैल्यू मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ, जो कि मैंने रख दी। पाई की वैल्यू 3.14 है, वो भी रख दी, 4 वैसा का वैसा रख दिया, और एप्सिलॉन का जो मात्रक था वो भी रख दिया। जब मैंने इस मात्रक को ऊपर पहुँचाया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि वो बटे के भी बटे में है, इसलिए वो फ्लिप करके ऊपर चले गए। तो नीचे कौन बचेगा, कूलम का वर्ग। लेकिन यहाँ इन सब का हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा और भाग देना पड़ेगा, ठीक है, एक के साथ। अच्छा, तो जो अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास उत्तर कितना आएगा, 9 गुणा 10⁹ आएगा, और ये हो गई उसकी यूनिट यानी मात्रक। तो याद रखना, k का कोई मात्रक नहीं होता ऐसा बोलना नहीं है, है ना। k के पास मात्रक होता है कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम वर्ग। अब इस k का मान हम अपना जो पुराना समीकरण है उसमें उठा के रख देंगे। समीकरण कौन है अपने पास, 3 है। ये देखो यहाँ पर k का मान ये, यहाँ पर f बराबर k, तो यहाँ पर हम वो मान रखने वाले हैं। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने k की वैल्यू यहाँ रखी तो ये कुछ इस प्रकार से समीकरण बन गया। ये समीकरण कब उपयोग में लिया जाएगा, ये तब उपयोग में लिया जाएगा जब आपसे एक न्यूमेरिकल या एक आंकिक प्रश्न पूछा जाए कि अगर दो आवेश इतनी दूरी पर रखे गए हैं तो बताइए उनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा। बल का प्रकार पूछा जाए तो वो आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि आवेश कैसे हैं, दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस है, या एक प्लस है एक माइनस है, या पहला वाला माइनस है या दूसरा वाला प्लस है ना। तो इस हिसाब से ये एसआई पद्धति में ये हमारे पास बल का सूत्र आता है किन्हीं दो आवेशों के मध्य। किसने दिया, ये दिया है कूलम ने, ठीक है। कूलम किस नाम से जाने जाते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का गणितीय रूप देने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, उसका सीजीएस पद्धति में अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, अगर वही दो आवेश
किसी वायु या निर्वात में रखें। लेकिन सीजीएस पद्धति में के का मान 1 हो जाता है। जैसे ही के का मान 1 होगा फिर से हम समीकरण 1 में जाएंगे, सॉरी 3 में जाएंगे और वहाँ पर के का मान 1 रखेंगे। तो इस हिसाब से जो समीकरण बनेगी 1 रखने से वो F बराबर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर बन जाएगी। इस प्रकार से हमारे पास बल का जो है समीकरण आ गया। अच्छा, ये तो था कूलम का नियम, जिससे हमने गणितीय रूप सीखा किसका, बल के दो अलग अलग प्रकार के समीकरण। पहला सीजीएस में हमने देखा कि एफ बराबर, हमने देखा कि सबसे पहले तो अपन ने के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर देखा। दूसरा समीकरण क्या देखा, जब के का मान रखा तो के का मान कुछ इस प्रकार से रख दिया है ना, Q1 Q2 और बटे में आर स्क्वायर। तीसरा समीकरण अपन ने क्या देखा, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तीसरा समीकरण हमने देखा कि इसका मान अपन ने निकाला था, ये चूंकि के है तो के का मान निकला था अंकिक रूप से 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तीसरा समीकरण हो गया। अच्छा, चौथा समीकरण सीजीएस में निकला था F बराबर Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। इतना आपको ध्यान रखना है। ये सब समीकरण कहाँ से आए हैं, ये कूलम की बदौलत ही आए हैं। अगर वो नहीं देता तो आज भी हम किन्हीं दो आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है नहीं निकाल पाते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भरे हुए हैं, ध्यान से समझना है ना। अगर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भरे, आसपास कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचो कि ये इस नाभिक के अंदर कौन है, इस नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन कैसे होते, धनात्मक आवेश वाले, और ये कौन है, ये तो इलेक्ट्रॉन है, कैसे होते, ऋणात्मक आवेश वाले। इन दोनों के बीच की दूरी को कितना मान लिया, आर मान लिया। तो बताइए कि क्या नाभिक के ऊपर इलेक्ट्रॉन बल या नाभिक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, और कितना लगा रहा है, यह कूलाम के नियम से तो पता चलेगा, है ना। लेकिन क्या होता है कि कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं को जरूर हमें पढ़ना चाहिए। तो जो पहली सीमा है वो क्या है कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश पर काम करता है। भाई साहब, किस पर काम करेगा, बिंदु आवेशों पर। अब ये कि बिंदु आवेश क्या होते हैं उनके बारे में आपको समझाता हूँ। बिंदु आवेश वो आवेश होता है जिसका डायमेंशन लगभग नेग्लिजिबल हो, यानी एक ऐसा आवेश जो एक बिंदु पर सीमित हो गया हो, यानी बहुत छोटा आवेश, सबसे छोटा आवेश बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश यानी एक बिंदु पर बात करना बहुत आसान हो जाता है ना। लेकिन अगर मान लो आपको एक ऐसा आवेश दिया जाए कि ये आवेश तो ऐसा है, इस तरह का है, या आवेश त्रिभुज के रूप में, तो आप यकीन करेंगे क्या, नहीं। क्योंकि आवेश यानी दुनिया में अगर कोई चीज़ हमारे दिमाग में आती है तो उसकी आकृति सबसे पहले गोल होती है, छोट, है ना, ये इस तरह से। तो ये बिंदु के रूप में होती है कोई भी आकृति जो आती है। अगर आपको इमेजिन, मैं आपसे पूछूं कि बताओ इलेक्ट्रॉन की शक्ल कैसी होगी, तो दिमाग में आएगा कहीं ना कहीं गोल होगा, बिंदु आकार का होगा। तो कूलाम का नियम जो है वो केवल और केवल किस पर काम करता है, बिंदु आवेशों पर काम करता है। तो आप बोलोगे कि सर अगर बिंदु आवेश नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे हम, तो बिंदु आवेश अगर नहीं होगा तो उस केस में कुछ अलग नियम काम करेंगे जो आगे हम लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पर अभी आप इतना समझिए कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश पर काम करता है। इसका एक उदाहरण और दे सकता हूँ। जैसे मान लो एक आवेश है यहाँ 2 कूलम और एक आवेश है यहाँ -4 कूलम। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर। बताओ इनके बीच का बल कितना होगा। तो F बराबर क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 के नाम पे 2 है और Q2 के नाम पे -4 है, और बटे में दूरी का वर्ग 2 का वर्ग यानी 4। तो ये 4 से ये 4 क्या हो गया, कट गया। 9 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना ना हो जाएगा, 18 गुणा 10 की घात कितना आएगा, 9। ये वाला माइनस आगे उठ के आएगा। अच्छा, F बराबर कितना आया, ये 1.8 माइनस का, ये छोटा किया तो इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा गुणा 10 की घात कितना, 10 हो जाएगा ना। तो इतना बल लग रहा है। अब ये बल का प्रकार क्या है, माइनस क्या बताता है कि उनके बीच में बल आकर्षण होगा। तो आकर्षण कब होता है, जब एक प्लस हो तो देखो यहाँ प्लस का है, और एक माइनस हो तो देखो यहाँ माइनस का है। तो इनके बीच में इतना बल लग रहा है। लेकिन अगर मैं आपको इसी में प्रश्न में अगर चेंज कर दूँ कि एक तो है यहाँ 2 कूलम, लेकिन यहाँ वस्तु थोड़ी सी बदल दी मैंने, ये वस्तु ऐसी हो गई डब्बे के रूप में। अब इसके ऊपर आवेश हमने मान लिया 4 कूलम मान लो। अब आप सोचो, क्या ये 4 कूलम किसी एक बिंदु पर है, नहीं, ये 4 कूलम तो इस पूरी वस्तु पर है। अब पूरी वस्तु बिंदु आकार में तो है नहीं, तो फिर यहाँ कूलम का नियम काम नहीं कर पाएगा। पहले आपको इसमें बहुत सारे अलग नियम लगाने पड़ेंगे, बिंदु के रूप में आपको इसको छोटा सा हिस्सा लेना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें
इंटीग्रेशन या समाकलन करके निकाल पाओगे। वो बाद की बात है, हम आगे समझेंगे। तो पहला नियम हो गया, याद रखना, केवल बिंदु आवेशों के लिए काम करता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि ये केवल स्थिर आवेशों पर काम करता है, रुके हुए आवेशों पर। अगर आवेश चलने लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो केवल अगर आपके पास आवेश रुका हुआ है, जैसे पेन को रब कर लिया, घर्षण कर लिया कपड़ों के साथ, आवेश आ चुका है, लेकिन समस्या यह है कि पेन एक बिंदु आकार नहीं है, तो कूलम का नियम अभी भी नहीं लगेगा। लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे हम उस पर लगा लेंगे, वो बाद में आपको बताऊंगा। तो अभी यहाँ देखो कि पहली बात तो बिंदु आवेश पर लगेगा, दूसरी बात रुके हुए यानी स्थिर आवेश पर स्थित रहेगा, स्थिर आएगा, यहाँ स्थित लिखा गया है, तो विराम अवस्था में स्थित आवेश है ना, यानी रुका हुआ है, उसके लिए केवल सत्य है। तीसरी जो बात है वो यह है कि यह नियम आवेशों के मध्य जो दूरी है, यहाँ ऐसा लिखा गया 10⁻⁻15 मीटर, यानी ये कितना होता है, ये 10⁻⁻15 मीटर 1 फर्मी के बराबर होता है। यानी 1 फर्मी लगभग कितना हुआ, सबसे छोटा, यानी ये तो नाभिक की त्रिज्या के बराबर है। नाभिक की जो त्रिज्या होती है उसके ऑर्डर का है, यानी उसकी कोटि का है। तो वो ये कह रहा है कि यह नियम आवेशों के मध्य जो दूरी अगर इतनी है, इससे अगर कम होने पर लागू नहीं होता है। तो आप ये नाभिक वाली चीज़ पर आ जाओ। यह नाभिक वाली चीज़ में हम देख रहे हैं कि यार यहाँ तो दूरी, ये जो दूरी होती है वो कितनी होती, कम होती है। कितनी, 10 की घात लगभग मान लो ये होती है 10⁻⁻15 के ऑर्डर की होती है। यानी इससे छोटे पर कूलम का नियम काम नहीं करता है। तो आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ दूसरा प्रोटॉन है, या तीसरा प्रोटॉन है, यानी इस नाभिक के अंदर सब कौन है, प्रोटॉन ही तो प्रोटॉन है। लेकिन आपने कभी देखा कि नाभिक खुद ही अचानक फट जाए, नहीं फट सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ है तो प्रोटॉन, और प्रोटॉन तो प्रोटॉन एक जैसे ही हो गए, सजातीय हो गए। सजाती के अंदर तो क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण होना चाहिए। प्रतिकर्षण होने से ये दूर दूर भागना चाहिए, लेकिन फिर भी नाभिक के अंदर बैठे हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं इनकी दूरी इतनी कम हो चुकी है आपस में, एक प्रोटॉन की दूसरे प्रोटॉन से इतनी कम हो गई है कि वहाँ कूलम का नियम काम ही नहीं कर रहा। तो कूलम का नियम अगर बहुत कम दूरी है, लगभग 10⁻⁻15 मीटर से भी कम की अगर दूरी है, तो वहाँ पर कूलम का नियम काम नहीं करता है। इन 3 बिंदुओं के आधार पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से हमने कूलम के नियम को समझ लिया। ठीक है, अब इस कूलम के नियम को हम अलग अलग स्थिति में समझने वाले हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, तो ध्यान से पढ़िएगा। ये जो मैंने अभी आपको जितने भी इक्वेशंस बताइए, इन पर आधारित अगला जो वीडियो आएगा वो आने वाला है न्यूमेरिकल पर। तो मैं आपको कुछ अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से अच्छे रहेंगे। ये कुछ वैल्यूज़ आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ये मात्रक ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। ये विमित सूत्र ध्यान रखना है, ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। फिर आखिरी में आप क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव को रट्टा मारते हो। मतलब नहीं है रट्टा मारने से, वो कैसे आ रहा है उन्हें हम बस समझ लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।